नमस्कार मित्रों। आज का ये सेशन बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन सारे लोगों के लिए जो कि एक कोई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और वो एटीएम बिजनेस में बेसिकली एंटर करना चाहते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि काफ़ी ऐसे डब्ल्यूएल एटीएम वेंडर्स हैं, तो उसमें से किस एटीएम वेंडर्स को चुना जाए इस बिजनेस में आने के लिए। तो मैं आपको एक ब्रीफ एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले कि डब्ल्यूएल एटीएम जो होता है वो बेसिकली वाइट लेबल एटीएम इसको हम लोग कहते हैं, जहां पे आरबीआई अदर देन बैंक जिन कंपनी को ऑथराइज करती है एटीएम लगाने के लिए टायर 2 और टायर 3 सिटीज में फाइनेंशियल इंक्लूजन के टारगेट को पूरा करने के लिए, उनको हम लोग वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। और बेसिकली इसमें बहुत सारे मेजरली हम लोग मान के चलें कि 3 डोमिनेंट प्लेयर हैं, जिसमें कि हिटाची पेमेंट सर्विसेज आती है, फिर एक आपका इंडिया वन है, फिर एक टाटा इंडिकैश इनफैक्ट अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में आ रही है, फिर वक्रंगी भी है। ये 4 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो कि इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले स्टेट एटीएम भी था और एजीएस भी थे, जिनको कि आरबीआई की तरफ से उनका लाइसेंस को रिवोक किया गया। तो बेसिकली जैसे मैं अब आप लोग मतलब इनफैक्ट ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जो स्टेट एटीएम था और एजीएस के जो लाइसेंस को रिवोक किया गया वो किन परिस्थितियों में किया गया। देखिए, ये जब आप एटीएम व्यवसाय में आते हैं तो आपको ये सोच समझ के आना चाहिए और वेंडर चुनना चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली एक आरबीआई के सेट गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि कई ऐसे नए बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर हैं और वो इसमें एंटर करना चाहते हैं, तो वो कुछ जो उनको मान लीजिए एक लिबर्टी दी जाती है या किसी तरह की कुछ छूट दी जाती है ट्रांजैक्शंस करने में, गलत ट्रांजैक्शंस करने में, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस करने में, उसको वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं, जो कि गलत है बेसिकली। और आपको पता होगा कि जैसे स्टेट एटीएम इन चीजों को इंकरेज कर रहा था अपने एटीएम्स में, जिसके कारण से उनका लाइसेंस रिवोक हुआ। तो सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि आप सपोज आप ये चीज जान के चलें कि जो इस बैंकिंग आप एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे आप एक बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, और जहां पे आपको ये मान लेना चाहिए कि जो कंपनी जितना कंप्लायंट होगी, मतलब आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रही है, वहां पे आप उतना आपका फ्यूचर सेफ है। आप अगर कोई कंपनी आपको छूट दे रही है और किसी तरह से आपको मतलब इंकरेज कर रही है गलत एक्टिविटीज को करने में, और उसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रही है, आरबीआई के कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो वहां पे फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। हिटाची में हो सकता है कि आपको लगे कि हिटाची एटीएम्स में बेसिकली आप रिपीटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, और इनफैक्ट आपको ज्यादा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वो मीट आउट करना पड़ रहा है। आपको बैंकिंग जो गवर्नमेंट का जो सेट गाइडलाइंस है कि आप जो बैंक अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं अपने एटीएम में का व्यवसाय करने के लिए, उस बैंक अकाउंट में आप कोई भी अदर ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, केवल वो व्हाइट लेबल एटीएम वेंडर का कैश आएगा और आप अपने सेल्फ चेक से पैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको इस और चूंकि जो सितंबर 19 का 2017 का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस था, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आप जो भी व्हाइट लेबल एटीएम वेंडर्स हैं वो अपने फ्रेंचाइजी के बैंक स्टेटमेंट्स मंथली बेसिस में लेंगे और उसको स्क्रूटनाइज करके रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट देंगे अपने फ्रेंचाइजीज को, जो फ्रेंचाइजी जाके अपने बैंक में देंगे, तभी उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहा गया था। अच्छा, मैंने ऐसे देखा है या मुझे इसका जो जानकारी अन्य स्रोतों से पता चला है, जहां पे जो व्हाइट लेबल एटीएम वेंडर्स हैं वो उस गाइडलाइंस को फुली कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हिटाची जो है वो इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रही है, और वो अपने फ्रेंचाइजीज को ऊपर बहुत ही उसका स्ट्रिक्ट
इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना बैंक अकाउंट जो आप हिटैची के साथ रख रहे हैं, जिसमें आपके हिटैची के पैसे जाते हैं, उसमें कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है। और जो इन चीजों को नहीं मानते हैं उनको स्विच लेवल से उनके ट्रांजेक्शंस को डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है, और जब तक वो नए बैंक अकाउंट नहीं खोल के देते तब तक उनके अकाउंट्स को एक्टिवेट भी नहीं किया जाता है। तो बेसिकली आप ये सोचें, आप ये जाने कि अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को गलत एक्टिविटी करने से अगर रोकता है तो वहां पे बच्चे का फ्यूचर सेफ है। तो उसी तरह से आप जैसे उस व्हाइट लेबल वेंडर से जो जुड़ते हैं और वहां पे आपको गलत कार्य करने के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता है और उसके लिए आपको समय समय पे हमेशा हिदायत दी जाती है और आपको एक गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, वहां पे आपका फ्यूचर काफी सेफ है। क्योंकि जब कंपनी जब जिस व्हाइट लेवल एटीएम वेंडर के साथ आप एटीएम चला रहे हैं, अगर उनके लाइसेंस इनफैक्ट वो है जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लाइसेंस को बेसिकली रिवोक नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको अन्य जो आपने देखा होगा, जो जैसे स्टेट एटीएम्स का लाइसेंस रिवोक किया गया या ये किया गया। उसके अलावा हिटैची अपने मास्टर फ्रेंचाइजीज को भी बाजार में एक लिमिटेड गाइडलाइंस के हिसाब से ऑपरेट करने की अनुमति देता है, जबकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अन्य जो कंपनीज हैं वहां पे जो उनको मार्केट में वर्क करने के लिए जो दिया जाता है उसमें कोई एक स्ट्रिक्ट एक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिक्ट सेम गाइडलाइंस नहीं है। वहां पे मैन टू मैन वेरी करने वाली स्थिति होती है। बट हिटैची के केस में क्या है कि मास्टर फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से किसी भी तरह से कोई चीजों को, गतिविधियों को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो फिक्स गाइडलाइंस है, फिक्स मॉडल है और उसी मॉडल पे सारे लोगों को ऑन बोर्ड किया जाता है। तो वहां पे आपका फ्यूचर काफी सेफ हो जाता है, बिकॉज वहां पे मास्टर फ्रेंचाइजी चाह के अपने फ्रेंचाइजीज के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अन्य आपने एजीएस में देखा, जहां पे कंपनी क्या करती थी, एजीएस अपने मास्टर फ्रेंचाइजी से या डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर फ्रेंचाइजी पैसे ले लेती थी और वो मास्टर फ्रेंचाइजी फिर उनके हिसाब से अपनी स्कीम्स बना के लोगों को ये करते थे। तो वहां पे अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि एजीएस के लाइसेंस को रिवोक किया गया और बहुत तरह की कंप्लेंट्स फ्रेंचाइजी के द्वारा आरबीआई को रिसीव हो रही थी। लेकिन हिटैची के केस में ऐसा नहीं है। वहां पे जो भी इनफैक्ट जो सेटअप चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं वो अक्रॉस द बोर्ड सेम है, जो कि इनफैक्ट अगर कोई मास्टर फ्रेंचाइजी भी अपने साइट्स को लगाता है तो उसको वो सेम चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि एक फ्रेंचाइजी देना पड़ता है। वहां पे मैन टू मैन वेरी नहीं करता है। जो भी, चाहे अगर आप गार्नेट मॉडल की बात करें, चाहे आप कोरल मॉडल की बात करें, या फिर अब हमारे रेंटल मॉडल्स आपके जो आ गए हैं ऑनेक्स और क्वार्ट्ज मॉडल, तो वो आप सब जगह आप देखेंगे कि वो उसमें यूनिफॉर्मिटी है, उसमें मैन टू मैन वेरी नहीं करता। और जो कि एक कोई भी नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो उस तरह की एजेंसीज के साथ जुड़ता है जहां पे यूनिफॉर्मिटी है, मैन टू मैन जो प्लान्स है या मॉडल्स है उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे आपका जो आप इनफैक्ट डेड श्योर रह सकते हैं कि आपको जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। तो कभी भी जब भी आप कोई भी अपना जो वेंडर्स चुनते हैं, अच्छा अभी कई जगह मैंने ये मेरा जो मानना है बेसिकली, और इनफैक्ट मैं सारे लोगों को ये बोलूंगा कि जो भी कंपनीज अपने नंबर्स के ऊपर काम करती है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करती है, आप उस कंपनी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप भी सेफ हैं। क्योंकि अगर कंपनी सर्वाइव करेगी तो आप ही तभी सारे पूरा सिस्टम वर्कआउट करता है। अगर कोई मान लीजिए कंपनी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या बिजनेस वॉल्यूम लेने के लिए अगर किसी तरह का गलत प्रलोभन लोगों को देती है या हायर कमीशन कमिटमेंट करती है, तो आपको ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई कंपनीज आई और उसने आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो वहां पे देखा आपने उस तरह के बैंक्स को बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट होते हुए, या अचानक रातों रात कंपनियां गायब हो जाती हैं। तो अभी जो हिटैची ने इससे पहले जो हम लोगों का मॉडल चला था, एमरल्ड मॉडल और टोपाज मॉडल, जहां पे हमारा कोई बेंचमार्क नहीं था, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई, जब हमारा कोई बेंचमार्क नहीं था तो उसमें आपको रेंटल नहीं लग रहा था और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, मतलब पहले ट्रांजेक्शन से आपके अगर 500,000 ट्रांजेक्शन भी हो रहे तो आपको ₹8.50 के हिसाब से मिल रहा था।
तो उसमें क्या था कि हमारे पास अनफिल्टर्ड क्राउड बाजार से आ रहा था और बहुत नॉन सीरियस कस्टमर जो बहुत ज्यादा जो पूरी तरह से प्लानिंग करके इस बिजनेस में नहीं एंटर कर रहे थे। और उस कारण से क्या हो रहा था, हमारी मतलब एटीएम की संख्या तो बढ़ रही थी, अच्छे एटीएम्स लग रहे थे, लेकिन उस कंडीशंस में हम लोगों को एक जो क्राउड आ रहा था वो प्लान क्राउड नहीं आ रहा था, और उससे एटीएम की संख्या आपके आसपास में काफी ज्यादा बढ़ जा रही थी और अल्टीमेटली आपके ट्रांजेक्शन हिट कर रहे थे। लेकिन जब अब हिटैची ने जो अभी जो अपना मॉडल किया है, मैं उसमें बेसिकली हाईलाइट करना चाहूंगा गार्नेट मॉडल जो बेसिकली किया है। वो गार्नेट मॉडल में आपका मान लीजिए रेंट नहीं लगता है, लेकिन आपका गार्नेट मॉडल में आपको कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन मिला के आपको 2100 ट्रांजेक्शंस इन अ मंथ करना है। अगर आप 2100 नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फिर विड्रॉल का ₹6 मिलता है और नॉन कैश का ₹2 मिलता है। तो अगर आपने मान लीजिए सपोज अगर आप 2100 क्रॉस कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको ₹8.50 विड्रॉल का मिलता है, ₹2 आपका नॉन कैश का मिलता है। और अगर कोरल मॉडल जिसमें कि कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल दोनों पॉसिबल है, उस कंडीशन में आपका जो बेंचमार्क है वो 2600 का है। 2600 मतलब आपका कैश नॉन कैश और डिपॉजिट तीनों ट्रांजेक्शंस को मिला के आपके 2600 ट्रांजेक्शंस होने चाहिए महीने के। मतलब मैं रफली बता सकता हूं कि 100 ट्रांजेक्शंस आपके तीनों, मतलब मान लीजिए 70 आपके ट्रांजेक्शन विड्रॉवल आ रहे हैं, या मान लीजिए 60 आपके 70 विड्रॉवल ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, 10 आपके मान लीजिए आप 5 आपका डिपॉजिट हो गया, तो लगभग 15 या 20 आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होने चाहिए। तो मंथ में आपके 3000 ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, तो आप आसानी से ₹8.5 ₹2 आपको मिलेगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा था कि काफी लोग जो पहले हम लोगों ने जब एमराल्ड और टोपाज मॉडल जब हम लोगों ने लॉन्च किया, उस वक्त हम लोगों के पास कोई डाटा नहीं था कि किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी इस पूरे प्लान को। तो हम लोगों ने देखा क्या 60% केसेस में देखा गया जहां पे लोग सीरियस नहीं थे अपने बिजनेस के प्रति। वो और एटीएम व्यवसाय क्या है, ये बेसिकली परसेप्शन बिल्डिंग है। जब तक आप अगर हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है और उसको अगर वो लौट के जाता है और उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो एक रॉन्ग नोशन बिल्ड करता है बाजार में जाके, वो नेगेटिव मार्केटिंग स्प्रेड आउट होती है जहां पे कि भाई हिटैची एटीएम्स में पैसे नहीं मिलते हैं। तो अब उस कंडीशन में अब हम लोगों के जो ये फिल्टर जो अब हम लोगों ने जो बेंचमार्क सेट किया है नए मॉडल्स में, उसमें क्या है कि जो भी हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं वो ये सोच समझ के आ रहे हैं, या मैं इनफैक्ट जो भी नए बिजनेसमैन अभी हमारे साथ एटीएम्स लगा रहे हैं उनको मैं बिल्कुल सोच विचार करके इस बिजनेस को चालू करने की नसीहत देता हूं कि आप पहले पूरी तरह से प्लानिंग करें और वैसे जगह का चयन करें जहां पे आपको अच्छे ट्रांजेक्शन आने की उम्मीद हो। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग अपने घर को, भाई मेरे घर पे मेरी दुकान है मैं एटीएम लगा लेता हूं, तो वो उस उद्देश्य से वैसे एटीएम नहीं लगाना है। आपको भले ही ₹3000 का भाड़ा देना पड़े, ₹4000 का भाड़ा देना पड़े, आपको रेंट शॉप क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप अच्छी शॉप का चयन करके आप एटीएम लगाएं। उससे क्या होगा कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे। और मैं आपको बेसिकली कोई भी जो यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या हमारे यूथ हैं बेसिकली जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनके लिए एटीएम लगाना एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड दैट कि वो 10 घंटे का समय और 10 लाख रुपए जेब में लेके इस बिजनेस को चालू करने की का प्लानिंग करें। और इनफैक्ट मैं तो लोगों को अभी जो हम लोगों का ऑनेक्स मॉडल है जहां पे कि रेंटल भी अगर लगता है, तो मैं उस मॉडल को लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा, जिसमें कि आपका 50,000 आपका अपफ्रंट चार्जेस है और 50,000 के ऊपर जीएसटी लगता है ₹9,000, तो 59,000 आपका अपफ्रंट चार्जेस हो गया और 50,000 आपका रिफंडेबल अमाउंट हो गया, तो टोटल आपका 1,09,000 लगता है। और इसमें शुरू के 1010 ट्रांजेक्शन में आपको ₹13 मिलते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन में ₹2 मिलते हैं, और अगर 1010 के बाद में आपको ₹10 और ₹2 मिलता है। और इसमें जो भी कमीशन, सपोज मान लीजिए आप डेली के 100 ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं तो आपके महीने के 3000 ट्रांजेक्शन हुए, तो अगर हम लोग एवरेज अगर लेके चले तो 3000 ट्रांजेक्शंस में 30,000 आपको मिला। और इसमें आपका जो रनिंग मेंटेनेंस होता है, जैसे एटीएम को चलाने के लिए जो क्योंकि आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, आपके यहाँ जितनी बार भी मशीन खराब होगी तो इंजीनियर जाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, या उसमें कोई भी पार्ट्स अगर रिप्लेसमेंट होगा तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका यूपीएस खराब हुआ, बैटरी खराब हुआ, रीसेट खराब हुआ, तो उसमें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगते। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका वो 9,999 आपका पर मंथ जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कटेगा आपका। तो 30,000 में मान के चले 10,000 काट के आपका 20,000 आपकी सेविंग आती है।
ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इनफैक्ट कई लोग, अगर आप रेंटल और नॉन रेंटल में अगर देख के चलें, तो चूंकि इसमें 1,20,000 रुपए आपका कम लग रहा है, और अगर तो उस 1,20,000 से आप आसानी से 30 ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, जिस 30 ट्रांजेक्शन में आपको आप अगर 30 ट्रांजेक्शन में मान लीजिए अगर 10 रुपए का महीने के 900 ट्रांजेक्शन हुए, 10 रुपए में हुआ तो 9,000 रुपए आपका उसी पैसे से आप आराम से अपना जो रेंट है, जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी में अगर आप कॉर्ड्स मॉडल लेते हैं तो कॉर्ड्स मॉडल में आपका उसमें भी 1,09,000, लेकिन अब आप जब सीआरएम मशीन लगा रहे हैं तो ये सोच करके कि आप डिपॉजिट का बेनिफिट उठा सकते हैं, तभी आप सीआरएम मशीन की ओर जाए, अन्यथा ना जाए। या तो आपके आसपास में बैंक है, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, जिनका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक नहीं है और आप डिपॉजिट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, तो आप सिंपल मशीन लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप ओनेक्स मॉडल लगा रहे हैं जो सिंपल विड्रॉल मशीन है, तो उसमें आपका 9,999 रुपीज केवल एज मंथली मेंटेनेंस का कॉस्ट कटता है। और अगर आप क्वार्ट्ज मॉडल लगा रहे हैं जिसमें कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों है, उस कंडीशन में आपका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ₹14,500 लगता है। लेकिन आपको कमीशन 1310 तक, मतलब शुरू के जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसमें 1310 ट्रांजेक्शन में जितने विड्रॉवल होंगे उसका आपको 14 रुपीज, 4 रुपीज आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन का और 13 रुपीज आपका डिपॉजिट का मिलता है। और फॉर 1310 के ऊपर में आपका 10 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज मिलता है। मतलब 10 रुपीज विड्रॉवल का, 2 रुपीज नॉन कैश ट्रांजेक्शन का, बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट का, और 10 रुपए आपका डिपॉजिट का मिलता है। लेकिन यहां पे आपका जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 14,500 है। तो नो डाउट आपको, मतलब मान लीजिए 300 ट्रांजेक्शन का बेनिफिट मिला है, वहां पे 1,010 में आपका 13 रुपए मिल रहा था, यहाँ पे 14 रुपए मिल रहा है। तो लगभग आपका मान के चले 300 ट्रांजेक्शन में आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप लगभग आपका 1,500 से 2,000 रुपए आपका इसमें मैनेज हो जाता है। और अब बाकी आप डिपॉजिट का बेनिफिट अगर उठा पाएंगे तो आप उस क्वार्ट्ज मॉडल में जा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली अब मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं, कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो वाइट लेबल एटीएम वेंडर्स, वहां पे आपको बेंचमार्क नहीं दिया जा रहा है और लोग उसको एक कन्वीनियंट जोन मानते हैं। मैं यहां पे फिर से एक वर्ड ऑफ कॉशन डालना चाहूंगा, या वहां पे आप कुछ मैनिपुलेटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, कुछ रिपीटेड ट्रांजेक्शन करने की आपको छूट दी जाती है। तो ये एक ट्रैप है बेसिकली आप लोगों के लिए। आप अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानते हैं, तो गलत है। कभी भी चोरी को, अगर सपोज चोरी करने से अगर पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब उसको व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अल्टीमेटली चोरी चोरी ही हो जाएगी, भले ही आप उससे करोड़ों रुपए क्यों ना कमा लें। तो अगर आप गलत काम करके कोई पैसे कमा ले रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना माने। अगर आपको रिपीटेड ट्रांजेक्शन करने की छूट दी जा रही है, अगर आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं दिया जा रहा है, आपको एक डिसिप्लिन एटीएम व्यवसाय में आपको डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करने की, जो मतलब करने के लिए हिदायत दी जाती है, समय समय पे आपको जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, उसको फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो आप इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इसको ज्यादा बेनिफिशियल मत ना समझें, क्योंकि ये एक ट्रैप है। अगर सपोज एक गार्जियन आपको एक व्यवस्थित तरीके से काम या आपके ऊपर आपको स्ट्रिक्टनेस रख रहा है, तो आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर को बनाते हैं। उसी तरह से आप जिस वेंडर के साथ, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ते हैं और एटीएम व्यवसाय में आते हैं या किसी भी तरह के व्यवसाय में आते हैं, या आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, वहां पे आपका बॉस अगर आपको एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क में काम करने के लिए कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप अपने फ्यूचर्स को बिल्डअप करते हैं। उसी तरह से आप अगर किसी कंपनी के साथ एटीएम व्यवसाय में आते हैं और वो कंपनी आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मीट करने के लिए प्रेरित करती है, या उसके लिए आपको हिदायत करती रहती है समय पे, या आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज करती है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर रहे हैं। आप अगर 2100 ट्रांजेक्शन अचीव कर रहे हैं, तो मतलब आपको 10 रुपया, मतलब 21,000 आप अचीव कर रहे हैं। आपको एक एश्योर्ड इनकम आ रहा है, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा हमारे पास। हम चाहते तो आराम से आपको उसमें ये करके रख के आपको हम उससे पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह के लोग आके अपने पैसे को बर्बाद करें हमारे साथ।
क्योंकि जब आप क्लोजर में जाएंगे तो फिर आपका नुकसान आएगा। आपको अगर आप पहले जो हमारे लोग एमरेड मॉडल कर रहे थे 2,88,800 दे रहे थे, और अगर क्लोजर में उनको मात्र 64,600 ही मिल रहा था, मतलब उनका 1.25 लाख रुपए का नुकसान लग रहा था। तो लोग बिना सोचे विचारे करके, बिना सोच के प्रॉपर प्लानिंग करके वो एटीएम खोल रहे थे, बाद में उनको क्लोजर करने में उनको 1.25 लाख रुपए का नुकसान आएगा। अगर टोपाज मॉडल बंद कर रहे थे तो 1,65,000 का नुकसान आ रहा है। तो अब अभी भी परिस्थिति में आपका, आप जब क्लोजर करते हैं तो आपको कोरल मॉडल में 2,25,000 का नुकसान जाएगा, बंद करेंगे। और अगर आप वो वाला मॉडल बंद करेंगे, आपका गार्नेट मॉडल बंद करेंगे, तो आपको उस कंडीशन में 1,65,000 का नुकसान जाएगा। तो लेकिन अब आप सोच विचार करके करेंगे कि आप 2100 ट्रांजेक्शन अगर आप अचीव करने की पोजीशन में है तभी आप गार्नेट मॉडल लगाएं। अगर आप 2600 ट्रांजेक्शन क्रॉस करने के पोजीशन में है, या जिस स्थान का आपने चयन किया वहां पे आसानी से आपको 100 ट्रांजेक्शन मिलेंगे, तभी आप कोरल मॉडल लगाएं, नहीं तो ना लगाएं। और नहीं तो आप आसानी से शुरू में सपोज आप मान लीजिए आपने अपने जो भी स्थान का चयन किया और आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे पास क्या ट्रांजेक्शन है, तो ज्यादा बेटर है कि आप 1,09,000 के प्लान को आप का चयन करें, ओनेक्स मॉडल या क्वार्ट्ज मॉडल, जहां पे कि अगर सपोज मान लीजिए आपको उस बिजनेस में, और मोर ओवर आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, मान लीजिए कपड़े की दुकान खोलते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपका जो जो हमारा रोटेटिंग फंड है वो 90% है, 9:10 का रेशो है। आप 1,09,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी 9 लाख रुपीज आप रोटेटिंग फंड है जो कि आप एटीएम में डालते हैं, और वो नेक्स्ट डे फिर आपका जब पैसे निकलते हैं तो फिर नेक्स्ट डे आपके पास आ जाता है। तो यहां पे आपका डेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 1,09,000। अगर आपने एटीएम बंद भी किया तो आप शुरू में दिमाग में ये प्रिपेयर होकर चलेंगे, मेरा अगर ये व्यवसाय नहीं चला तो मुझे 95,000 का या 1 लाख रुपीज का मेरा नुकसान होगा। और आप आसान से आपका एग्जिट रूट है, 6 महीने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति मान लीजिए आप कॉन्फिडेंट, मैं इसी के कारण आज के डेट में पहले मैं इंकरेज नहीं कर रहा था, लेकिन आज के डेट में मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ओनेक्स मॉडल लगाएं, सिंपल विड्रॉल मशीन, जिसमें कि 1,09,000 लगता है। अगर सपोज आपने अगर आप 100 ट्रांजेक्शन नहीं अचीव कर रहे हैं तो 6 महीने में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको डे 1 से जानना होगा कि अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपका 95,000 का नुकसान जाएगा, और बाकी पैसे तो आपका हार्ड कैश है जो आप आसानी से लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो आप निश्चित 1,09,000 का प्लान ले सकते हैं, चाहे ओनेक्स मॉडल या क्वार्ट्ज मॉडल। और आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े जो कि सेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के साथ काम कर रही है। और अगर एक बेंचमार्क दिया जा रहा है 2100 ट्रांजेक्शन, अगर आप नॉन रेंटल मॉडल की ओर जा रहे हैं और आपको 2100 ट्रांजेक्शन का गार्नेट मॉडल में ये दिया गया और कोरल मॉडल में 2600 का, तो ये आपके लिए सही है। क्यों? हम आपको शुरू में बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हिडिंग द थिंग्स। कई ऐसी कंपनीज है जो हिडन रखती है, चीजों को बताती नहीं है। अब यहां पे आपको पता है कि अगर मेरा नई ट्रांजेक्शन आएगा तो मुझे 6 रुपीज और 2 रुपीज, मेरे को 2 रुपए 2.5 रुपए का नुकसान लगेगा। तो आप सोच विचार करके उस तरह के मॉडल्स को लेंगे या इस बिजनेस में एंटर करेंगे। और ये एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी है जहां पे कंपनी के द्वारा आपको शुरू में बताया जा रहा है या आपको फ्रेमवर्क सेट कर दिया जा रहा है, उस फ्रेमवर्क में काम करने की नसीहत दी जाती है। आपको आरबीआई के गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया जाता है। आप अगर शुरू में ये बताया जाता है कि आप एग्जिट करेंगे तो आपका क्या नुकसान होगा, तो वैसे ही कंपनी के साथ जुड़ के काम करने में आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि आपसे अगर जो भी मित्र अब एटीएम लगाने के लिए इच्छुक हैं तो वो हमारे जो कलीग हैं संजय, उनका नंबर है 8777684575। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे कलीग जो हैं संजय, उनका नंबर है 8777684575, और अनिल, उनका नंबर है 9123141987। मैं फिर से नंबर रिपीट करूंगा, अनिल, उनका नंबर है 9123141987। इनको आप संपर्क कर सकते हैं, आप जिस भी जगह से हैं। और विशेष रूप से जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप इनको संपर्क करके आप अपने जगह का, जो भी दुकान आपने जो भी जगह का चयन किया है, उसका एक वीडियो बना के राइट साइड का 100 मीटर्स और लेफ्ट साइड का 100 मीटर्स दिखाते हुए और अपनी दुकान का लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए एक वीडियो भेजेंगे। उसके बाद ही आपकी मदद करके फोटोग्राफ्स आपका साइट का आपका ले लेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसको हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद जब आपकी साइट अप्रूव्ड हो जाती है तो आपको कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन कॉल आता है, जिसका आपका कंसेंट ले लेने के बाद आपका एलओआई जनरेट होता है। एलओआई मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें सारी जानकारी विस्तृत रूप से दी जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप 1 से 2 दिन के अंदर बता के आप अपने साइट को, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप पीछे बैकआउट कर सकते हैं।
लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर आप संतुष्ट हो जाते हैं, जो उसमें सारे कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं, सारी चीजें विस्तृत रूप से बताई होती हैं, तो आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में, अगर आपने रेंटल प्लान लिया हुआ तो 1,09,000 रुपीज आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में डालना पड़ता है। अगर और आप मैंने बताया, अगर आप फिर मान लीजिए गारमेंट मॉडल में जा रहे हैं तो 2,29,800 आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में डालना पड़ता है। अगर आप कोरल मॉडल ले रहे हैं तो आपको 2,88,800 आपको हिटैची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में डालना पड़ता है। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी चीज समझने का मौका मिलेगा।